नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुराग मुस्कान। किस्सा कुर्सी का। राजनीति में रिश्ते बस कसम खाने के लिए होते हैं। बिजली, पानी, पढ़ाई, दवाई घोषणा पत्र में लिखने की बातें हैं। चुनावी राजनीति में वोट खींचना अहम होता है और इसके लिए सबसे आसान तरीका है चुनाव को शख्सियतों की साख का सवाल बना दिया जाए। दिल्ली में चुनाव में कुछ ऐसा ही माहौल है। दिल्ली में पूरा माहौल किरण बनाम केजरीवाल बना दिया गया है। बीजेपी के निशाने पर केजरीवाल हैं, कांग्रेस के निशाने पर केजरीवाल हैं और केजरीवाल के निशाने पर हैं किरण बेदी। अब यह बड़ी बहस का मुद्दा है कि क्या दिल्ली में अब किरण बनाम केजरीवाल ही मुद्दा है? आखिर क्यों दिल्ली में जनता के सवाल कहीं पीछे छूट गए हैं? किरण बेदी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ने का जो हमारा निर्णय है, ये निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी को विजय दिलाएगा। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह का ये ऐलान आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े मुद्दे का जवाब था। दिल्ली में चुनाव का ऐलान होने के समय बीजेपी नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट मांग रही थी और आम आदमी पार्टी के नेता इस बात को मुद्दा बनाए बैठे थे कि दिल्ली में बीजेपी का सीएम कौन होगा। अरविंद केजरीवाल जैसे ईमानदार छवि वाले एक कैंडिडेट के खिलाफ उनके पास पूरी पार्टी में कोई आदमी नहीं है। श्रीमती किरण बेदी का स्वागत करें। यूं तो बीजेपी में किरण बेदी के शामिल होते ही ये तय हो गया था कि इस बार दिल्ली में मुकाबला किरण बेदी बनाम केजरीवाल होने जा रहा है। लेकिन किरण बेदी को औपचारिक तौर पर बीजेपी का सीएम कैंडिडेट बनाने के बाद माहौल ऐसा बन गया है मानो अब दिल्ली में किरण बनाम केजरीवाल ही इकलौता चुनावी मुद्दा है। वो तमाशे में है, मैं काम में हूँ, फर्क सिर्फ ये है। अब आप तमाशे और काम में बहुत अंतर देखेंगे। इंडिया अगेंस्ट करप्शन के ही पुराने साथी को उठा के लेके आए हैं। ये जो 40-40, 50-50 साल से लोग वहाँ पे बसे हुए हैं, जिनको सीएम बनने का सपना पूरा करना है, वही इंश्योर करेंगे कि वो किरण बेदी जी का क्या होगा। सोशल मीडिया से लेकर सियासी गलियारों तक में अब किरण बनाम केजरीवाल की ही चर्चा है। दोनों के सियासी तजुर्बे, प्रशासनिक काबिलियत और ईमानदारी की तुलना में नए नए तर्क और नारे गढ़े जा रहे हैं। एक पॉलिटिकल पार्टी है जो 3D में विश्वास रखती है: ड्रामा, धरना और डिबेट। किरण बनाम केजरीवाल की इस लड़ाई में कांग्रेस भी कूद गई है। कांग्रेस ने पहले तो बुकलेट जारी करके अरविंद केजरीवाल के यू टर्न को चुनावी मुद्दा बनाया और फिर जब केजरीवाल ने किरण बेदी को खुली बहस की चुनौती दी तो भी कांग्रेस बीच में आ गई। दोनों कैंडिडेट्स के बीच में मुद्दों पे डिबेट हो, घंटे 2 घंटे डिबेट चले, सारे टीवी चैनलों पे दिखाई देगा, लोग अपना मन बना सकेंगे। आई एक्सेप्ट द चैलेंज। आई डू इट इन द असेंबली नाउ। अगर हमारा विजन है दिल्ली के बारे में, अगर एक दृष्टि है हमारे दिल्ली के विकास के बारे में, तो उस दृष्टि, उस विजन को तो लोगों को बताना है। और मैं तो बल्कि ये मानता हूं कि एक बार नहीं, ये चुनाव तक के एक व्यवस्थित तरीके से कम 2 या 3 बार भी इस तरीके की डिबेट्स होनी चाहिए। किरण बेदी और केजरीवाल की शख्सियत और साख का सवाल इतना बड़ा बना दिया गया है कि जनता के सवाल बौने नजर आने लगे हैं। दिल्ली में विकास और सुशासन की बातें अब पीछे छूटने लगी हैं। ऐसे में ये सवाल पड़ा है कि क्या दिल्ली का चुनाव अब पर्सनैलिटी की जंग में बदल गया है? क्या अब जनता से जुड़े मुद्दों की जगह सिर्फ चुनावी घोषणा पत्रों में ही बची है? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और चलिए, एडिटर इन चीफ दीपक चौरसिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इस डिबेट को वही शुरू करेंगे, वही आगे बढ़ाएंगे, लेकिन एक इंट्रोडक्शन में करा देता हूं जो मेहमान आज इस डिबेट में जुड़ेंगे। बरखा सिंह हमारे साथ हैं, कांग्रेस की नेता। आशीष सूद हमारे साथ रहेंगे, जनरल सेक्रेटरी भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के। यहां स्टूडियो में अभय सिन्हा मौजूद हैं, आम आदमी पार्टी के नेता, और साथ ही वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप सिंह हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। ओवर टू यू दीपक। अनुराग, मेरा पहला सवाल आपसे है और पहला सवाल ये है कि क्या वाकई आपको लगता है कि ये चुनाव केजरीवाल बनाम किरण बेदी हो गए हैं?
जी वाकई दीपक, मुझे ऐसा लगता है, मुझे ये भी लगता है कि केजरीवाल जो चाहते थे, दरअसल उस ट्रैप में बीजेपी अब पूरी तरह से फंस चुकी है। सबसे पहले आदमी दीपक केजरीवाल ही थे जिन्होंने ये सवाल उठाया था कि भारतीय जनता पार्टी बीजेपी जो है वो मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार का चेहरा सामने क्यों नहीं लाती। क्या वो केजरीवाल से डरती है, क्या वो आम आदमी पार्टी से डरती है, या फिर इतने सक्षम नेता उनके पास नहीं है। तब भारतीय जनता पार्टी के सिलसिलेवार सभी नेताओं ने यह कहा था, छोटे से बड़े, कि हमारे यहां सब इतने सक्षम है कि कोई भी मुख्यमंत्री हो सकता है। अब अगर किरण बेदी को पैराशूट उम्मीदवार कहा जा रहा है दूसरी पार्टियों के द्वारा, तो शायद ये गलत भी नहीं है। और देखिए, अंततः अगर केजरीवाल की बात को सही माना जाए तो बीजेपी उनके ट्रैप में फंसती हुई दीपक नजर आती है। अगर जब केजरीवाल ने यह कहा था कि कोई चेहरा बीजेपी के पास नहीं है, तो किरण बेदी को आगे करके उन्होंने इस बात को और हवा दी है। और कल से आप देखिए, आम आदमी पार्टी की तरफ से यह सवाल और पुरजोर तरीके से उठाया जा रहा है। बिल्कुल, सीधे चलता हूं आशीष सूद के पास। आशीष जी, क्या किरण जी एक पैराशूट उम्मीदवार हैं? दीपक जी, मैंने बार बार शायद आपके चैनल पर भी इस बात को कहा है कि भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी के साथ, भारतीय जनता पार्टी की जो 30 साल बाद देश में एक पूर्ण बहुमत की सरकार बनी है, उसके डेवलपमेंट एजेंडे के साथ अगर अलग अलग वॉक्स ऑफ लाइफ के लोग, अलग अलग थॉट प्रोसेस के लोग अपने थॉट को चेंज करके उस एजेंडे को स्वीकार करते हैं, तो इसे पैराशूट क्यों कहा जाता है? हमारे विचार, कल तक लोग ये कहते थे भारतीय जनता पार्टी की थॉट लोगों में स्वीकार नहीं है। आज समाज के विभिन्न वर्गों के लोग, समाज में अलग अलग क्षेत्रों में सफलता पाए हुए लोग, अलग अलग राजनीतिक दलों में काम किए हुए लोग जब उसे स्वीकार कर रहे हैं, तो स्वाभाविक रूप से हमारे विरोधियों में इसकी भगदड़ मचना वाजिब भी है, लाजिम भी है। लेकिन आशीष सूद साहब जो पार्टी में काम कर रहे थे, उनका क्या? वो जो सक्षम नेता थे, जो जिनके लिए आप कहा करते थे कि कोई भी मुख्यमंत्री हो सकता है, उनके सीने में दर्द हो रहा है, उनको क्या जवाब देंगे? आज देखने को मिल गया सड़कों पर क्या हो रहा है। सतीश उपाध्याय के समर्थकों का कारनामा आपने देखा होगा। मुझे तो अभी तक किसी के दर्द की शिकायत कहीं पे मिली नहीं, किसी अस्पताल में कोई दर्द की शिकायत लेकर नहीं गया। और सतीश उपाध्याय जी के संदर्भ में भी मैं इस बात को प्रमाणिकता से कहता हूं, जो दिखाया जा रहा है वो गलत है। बीजेपी दफ्तर में तो गया, मैंने भारतीय, मैं जिस समय बीजेपी दफ्तर में तो गया घटना है, मैं कल तक भारतीय जनता पार्टी अपने को अनुशासित पार्टी कहती थी। मैं उस कार्यालय में था। सतीश उपाध्याय जी के संदर्भ में ऐसी कोई भी बात किसी भी तरह से नहीं कही गई। दूसरे कैंडिडेट्स और प्रत्याशियों के लिए जो लोग कहने आए थे, उनके संदर्भ में मैंने अपनी नजरों से हमारी पार्टी के अध्यक्ष को, लोगों को समझाते हुए देखा है। जो दिखाया जा रहा है वो निहायत ही गलत दिखाया जा रहा है। पार्टी इतनी भयभीत हो गई है? क्या पार्टी इतनी भयभीत हो गई है कि जो आपको बाहर से पैराशूट उम्मीदवार लाना पड़ा? कल तक आप कहते थे कि मोदी चेहरा, अरे भाई, कल तक आप कहते थे हर चुनाव में कि मोदी चेहरा है, चाहे वो झारखंड का सवाल हो, चाहे वो महाराष्ट्र सवाल हो, चाहे वो जम्मू कश्मीर का सवाल हो, लेकिन आप अपनी नीतियों पर नहीं रहे। क्या आप अरविंद केजरीवाल के कहने से अपने आप चेहरा दे दिया दिल्ली में? अरे जवाब आपने एक अरविंद केजरीवाल यदि जवाब देना है या प्रश्न पूछना है सिन्हा साहब? जी बताइए। जवाब देता हूं ना, भाषण देंगे या जवाब सुनेंगे? बताइए। एक बार को आपके तर्क को चर्चा के लिए मैं स्वीकार कर लेता हूं। हालांकि आपकी बात स्वीकार योग्य भारतीय जनता पार्टी में नहीं है, परंतु चर्चा के लिए मैं स्वीकार करता हूं। अगर हम कहीं से इंपोर्ट कर रहे हैं जैसा आप कह रहे हैं, तो साहब आपको तो खुश होना चाहिए। आप काहे को इतने भयभीत हो गया? हमारे से प्रश्न पूछ रहे हैं। आप तो ढोल बजाइए और चुनाव जीतने की तैयारी करिए। भारतीय जनता पार्टी अपनी किसको खड़ा करे, आप भयभीत है। मुख्यमंत्री को उम्मीदवार बनाए, उनकी अपनी आंतरिक नीति। ये मेरी रणनीति है। हमारा सवाल ये है, कल तक भारतीय जनता पार्टी कहती थी कि मोदी का चेहरा है, पूरे देश में मोदी का चेहरा है, दिल्ली में मोदी के चेहरे को लेकर चुनाव लड़ा जा रहा था। आज अचानक क्या बात हो गई कि क्या भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी से इतनी भयभीत हो गई कि उसको उनके कहने पर, केजरीवाल जी के कहने पर आपने आज किरण बेदी का चेहरा पेश किया है? क्या मैं ये जानना। अब जवाब सुन लीजिएगा, अब शांति से अभय सिन्हा जी जवाब भी सुनिए। देखिए, अगर आपकी बात को स्वीकार करके मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, मेरा जवाब उसी सवाल में है जी। अरे साहब, आपके बकौल अगर हम अपनी रणनीति को बदल रहे हैं और उसमें आपको अपना फायदा दिख रहा है, तो आप हमसे प्रश्न क्यों? आप ढोल बजाइए, खुशियां मनाइए कि आप जीत रहे हैं। आप कैसी बात कर रहे हैं? आपका भय झलक रहा है इन प्रश्नों में, आपका भय झलक रहा है
कि आपके चुनाव के सारे प्लान को, आपके चुनाव के सारे प्लेटफॉर्म को भारतीय जनता पार्टी ऐसी बात नहीं है। जनता के बीच आम आदमी पार्टी जा रही है, अपने मुद्दों के साथ लेकर जा रही है। यहाँ पर कोई ऐसी बात नहीं है। उनको अगर हम अपनी नीतियों के लेकर पास जाएंगे, मुद्दों के पास लेकर जाएंगे, पूछेंगे शासन को जलेबी चौक कहाँ है, निहाल विहार कहाँ है, प्रताप विहार कहाँ है, उत्तम नगर कहाँ है, आधे लोग जा नहीं सकते खुद। हमारे पास अपना कैडर भी है, इसलिए हमने जिसको भी हम विभिन्न वॉक्स ऑफ लाइफ के लोगों को अपने दल में शामिल कर रहे हैं, क्योंकि हमारा विचार स्वीकार्य है। आपके साथ किए गए लोग आपकी अराजक नीतियों और आपकी एकाधिकारवादी नीतियों के चलते आपको छोड़ के हमारे विचार को स्वीकार कर रहे हैं। नहीं, अराजकता की बात जहां तक आपने की है, यहाँ पर अराजकता की कोई बात नहीं है। नहीं, यहाँ पर चर्चा ठीक है, अभय सिन्हा जी शांत हो जाए, शांत हो जाए। मैंने एकाधिकारवाद भी कहा। अभय सिन्हा जी, मेरा बड़ा सीधा सवाल है। किरण बेदी जी ने आज कहा है कि आप डिबेट चाहते हैं या डिलीवरी। आप बताइए, आप क्या चाहते हैं, डिबेट या डिलीवरी? नहीं, डिबेट के लिए तो हमने कहा ही, केजरीवाल जी ने कहा पहले, वो उससे मुकड़ी बाद में उन्होंने कहा कि नहीं ठीक है मैं डिबेट में भाग लें। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव में डिबेट करेंगे। तो जहां तक डिबेट करने की बात है, विधानसभा चुनाव में डिबेट नहीं करेंगे, उन्होंने कहा विधानसभा में चुनाव विधानसभा डिबेट करेंगे। तो जहां तक डिबेट करने से कोई कतरा नहीं रहा। डिबेट करना है तो आप डिबेट कीजिए, डिबेट करना कोई अच्छी बात है। जैसा कि कांग्रेस के नेता भी कह रहे हैं, हाँ डिबेट करने में कोई बुराई नहीं है। डिबेट से सारी समस्याओं का हल। यही तो उन्होंने कहा कि केजरीवाल सिर्फ डिबेट करते रह गए, डिलीवरी उन्होंने की नहीं। चुनावी घोषणा पत्र है, 49 दिन की सरकार में डिलीवरी करना ही भूल गए, वो डिबेट ही करते रह गए, धरना करते रह गए। 49 दिन की सरकार में जो काम हुए आम आदमी पार्टी के द्वारा, वो तो जनता देख रही है। और इस चुनाव में जनता देख लीजिए कि जब हम जाएंगे चुनाव में तो पता चल जाएगा। 7 फरवरी ज्यादा दूर नहीं है, 10 फरवरी को इसका परिणाम आ जाएंगे। तो मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ, आज जो कहा जा रहा है कि 49 दिन की सरकार में क्या काम हुए? आपने बिजली कंपनियों को सब्सिडी दी। नहीं, बिजली के दाम आधे तो किए गए। जितनी भी सरकार रही, बिजली के दाम तो आधे किए गए। पानी 700 लीटर मुफ्त किया गया और 300 करोड़ जो सुरक्षा राशि रखे, इसमें कटौती करके पानी दिया। आपने जनता की एक जेब से पैसा निकालकर बिजली कंपनियों की जेब में डाल दिया। आपने जनता की एक जेब से पैसा निकालकर बिजली कंपनियों की जेब में डाल दिया। क्या ये सच है या नहीं? ऐसा है, देखिए ये तो बात की बात है, लेकिन जितनी जवाब दीजिए ना, या फिर ये कह दीजिए कि केजरीवाल जब मुख्यमंत्री थे तब आम आदमी पार्टी में आप नहीं थे, इसलिए आप कुछ नहीं कह पाएंगे। ये कह दीजिए मैं आम आदमी पार्टी में था। तो फिर जवाब दीजिए। मैं ये कह रहा हूँ कि जो उन्होंने वादे किए थे उसको उन्होंने पूरा किया। और जहां तक बात है कि जब लोग आपके कह देने से कैसे पूरा किया? दीपक ने एक सुलझा हुआ सवाल पूछा, उसका सुलझा हुआ उत्तर दीजिए। उलझा क्यों रहे उसको? उलझा नहीं रहे। हम ये कह रहे हैं कि जहां तक आप कहते हैं कि बाद आप जनता से जाकर पूछिए। इनके बाद बिजली के बिल कम आते थे, आप उनसे पूछिए। आप चले जाइए स्लम एरिया में, आप चले जाइए दलित बस्तियों में, आप गरीब लोगों के पास जाइए। वो लोग कहते हैं कि आज हमें बिजली के दाम 49 दिनों सरकार में हमने आधे हुए थे। पानी कम। टैक्सी ड्राइवर लाली का नाम तो सुना होगा ना आपने? टैक्सी ड्राइवर लाली, वो उसी स्लम एरिया से आता है। ऐसा है, देखिए तो कहने के लिए हम कुछ भी कह सकते हैं, किसी पर आरोप लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ आरोप और इसकी आरोप क्या लाली ने जो किया वो पूरे देश ने देखा। जानते हैं ना आप लाली को? लाली हम इस बारे में नहीं जानते हैं, लाली बारे में हमें पता नहीं है, लेकिन हमला किया था, लाली ने हमला किया था। बहरहाल दीपक, सबसे बड़ा सवाल यह है कि एक दूसरे पर हमले की राजनीति चल रही है। देखिए आप कि केजरीवाल के निशाने पर किरण बेदी हैं, बीजेपी के निशाने पर केजरीवाल हैं दीपक, और कांग्रेस के निशाने पर केजरीवाल हैं। सवाल है कि ठीक है, कांग्रेस अगर निशाना साध रहे केजरीवाल पर तो उसको अपना जनाधार उनसे वापस चाहिए, लेकिन बीजेपी का भी फिलहाल यही एजेंडा नजर आ रहा है कि केजरीवाल पर हमला करो। जनता बिसरा दी गई है, जनता को भुला दिया गया है। बिल्कुल, जनता को भुला दिया गया। और मैं सीधे चलता हूं बरखा सिंह जी के पास। बरखा सिंह जी, आपको क्या लगता है कि इन चुनाव में जनता को भुला दिया गया है क्या? दीपक जी, बहुत जिक्र हो रहा है, होता रहता है 49 दिन। मुझे नहीं लगता 49 दिन में कोई ऐसा काम हुआ है जिसका ये बार बार हवाला दे रहे हैं कि 49 दिन में हमने लगता पता नहीं कौन से चांद सितारे तोड़ दिए हैं, क्या कर दिया है। हाँ, ये जरूर किया है इन्होंने कि एक सांप्रदायिकता जो फैला दी है जनता के बीच में, जो लोगों को टोपी पहना दी है, जो लोगों को बरगला दिया है, वो अब दिया है। हाँ, ये जरूर किया है इन्होंने
कि एक सांप्रदायिकता जो फैला दी है जनता के बीच में, जो लोगों को टोपी पहना दी है, जो लोगों को बरगला दिया है, वो अब धीरे धीरे वो जनाधार कांग्रेस के पास वापस आ रहा है जो इनके बहकावे में चले गए थे। इतना मैं कह सकती हूँ। बाकी इन्होंने श्री केजरीवाल जी ने जो इस तरह की बातें करते रहते, कुछ भी कह देते हैं। मैं अभी पीछे उन्होंने कह दिया कि पैसे खाइए दोनों पार्टियों से वोट, ऐसे शोभा नहीं देता इस तरह की बातें। हमें एक बढ़िया मुख्यमंत्री चाहिए दिल्ली के लिए, ना कि कोई एनार्किस्ट चाहिए। हमें इस दिल्ली शहर को बहुत सुंदर शहर बना के रखना है जैसा कि पहले था। मैं यही कहना चाहूंगी कि इसको आप इतना नीचे स्तर पे ना ले जाएं कि जो दिल्ली शहर अपनी सभ्यता भूल जाए, चाहे वो कोई भी बने मुख्यमंत्री। सवाल इस चीज का है, सवाल इस बात का है कि वो एक आदर्श मुख्यमंत्री होना चाहिए, प्रेजेंटेबल मुख्यमंत्री होना चाहिए। दिल्ली शहर जो अपने आप में जाना जाता है उसका मुख्यमंत्री होना चाहिए। दिल्ली की जनता का चहेता मुख्यमंत्री होना चाहिए, जो अच्छे से डिलीवरी दे सके, दिल्ली की जनता की ख्वाहिशों को समझ सके, उनकी जरूरतों को समझ सके, उनको हर चीज दे सके। ना कि ये जो आजकल चल रहा है, ये मेरी समझ में नहीं आता। मैं इन चीजों से कतई एग्री नहीं करती। बरखा जी, किरण बेदी ऐसी नेता हैं क्या जो खूबियां आपने बताई वो उनमें हैं, क्या आपको दिखती हैं? देखिए, मैंने कहा ना कि कोई भी हो, वो चाहे किरण जी हो, चाहे हमारे माकन जी हो, चाहे वो कोई भी हो, लेकिन हमें कोई भी एनार्किस्ट नहीं चाहिए केजरीवाल हो, दिल्ली को जंगल बनाए। बरखा जी, अभी आप कह रही हमें दिल्ली को जंगल अभी नहीं आप बनाना। कह रही थी कि आम आदमी पार्टी सांप्रदायिकता फैला रही है। सांप्रदायिकता फैलाने का काम तो कांग्रेस ने किया मेरी बात शुरू से। बात पूरी हो जाने दीजिए अभय जी, बात पूरी हो। आप बोल रहे थे तो मैं नहीं बोल रही थी ना, आप प्लीज मेरी बात सुन लीजिए। ऐसा है, हमने कहा कि चाहे कोई भी हो, आज एक आदर्श आपने 49 डेज का हवाला देते हैं। 49 डेज में आप कभी छत पे चढ़े, आप कभी सड़क पे धरना देके बैठ गए, आपने कहा आप किसी संविधान को नहीं मानते हैं, तो आप क्या चाहते क्या हैं? आप मानते किस चीज को हैं? ऐसा है, आपकी आइडियोलॉजी क्या है? आप बताइए ना, ये समझाइए दिल्ली से। भारतीय लोकतंत्र में धरना देने का तो अधिकार सबको है। आप कभी हम मुद्दों पर धरना आप उसको किस आधार पर लेती हैं? क्या इसके पहले धरना नहीं होता? अभय सिन्हा जी, लोकतंत्र में धरना करने का अधिकार एक चुने हुए मुख्यमंत्री को नहीं है। चौरसिया साहब बिल्कुल सही है, लेकिन एक बात मेरा मानना है कि मुख्यमंत्री कहीं कोई अन्याय होता है, अराजकतावादी यदि कहीं कोई अन्याय होता है, यदि कोई गलत काम होता है, उस गलत काम का विरोध करने का कोई अधिकार नहीं बनता क्या? क्या शासन रहते हुए गलत काम का विरोध करने का अधिकार? महात्मा गांधी जी भी जब धरना देते थे तो जवाहरलाल नेहरू उनके बगल में प्रधानमंत्री के तौर पर नहीं बैठते थे। फिर भी अभय सिन्हा, आपने कहा कि अगर कोई गलत काम हो रहा है तो क्या धरना नहीं दिया जाएगा? तो क्या यही एक तरीका बाकी रहेगा? मैं धरना तो सत्याग्रह और धरना देना तो स्वतंत्रता आंदोलन से लेकर लोकनायक जयप्रकाश के आंदोलन पर कई धरना का कार्यक्रम होता था। अरे सोमनाथ भारती जो रात 12 बजे रात में महिलाओं पर रेड मारने की बात कह रहे थे, क्या वो सत्याग्रह था? सोमनाथ भारती जो रात में महिलाओं पर रेड मारने की बात कह रहे थे, क्या वो सत्याग्रह था? क्या वो अंग्रेजों के खिलाफ दांडी मार्च था? क्या वो अंग्रेजों के खिलाफ नमक बनाने की बात थी? मुझे बताइए, क्या वो सत्याग्रह था? चौरसिया साहब, आपको याद होगा जब खिड़की एक्सटेंशन में घटना हुई थी, रात के 2 बज रहे थे और सोमनाथ भारती ने जाकर उसको किन्हीं ने फोन किया कि इस तरह की घटना हो रही है और वहां पर धंधा या पैसा कराया जा रहा है, तो धंधा जो दिल्ली में गलत ढंग से चल रहा है उसको क्या रोकना क्या पाप है? या क्या उनका एक मंत्री होने के नाते ये अधिकार नहीं है कि वहां पर जाकर कुछ बोलें और पुलिस को कंप्लेन करें, शिकायत करें, पुलिस को कहें कि भाई इस तरह का काम नहीं होना चाहिए? ये कहां से कोई अन्याय वाली बात तो है नहीं। विरोध करने का आपको पता है कि अगर किसी भी महिला पर रेड मारने जाते हैं तो ये एक विधायक का काम नहीं है, और रात में 12 बजे के बाद किसी भी महिला के घर रेड नहीं मारी जाती है अनटिल एंड अनलेस हालात किसी टेररिज्म से जुड़े हों। और तीसरी बात, बिना महिला पुलिस स्क्वाड
वहीं की जनता उनको खबर स्क्वाड के साथ रेड नहीं मारी जाती। बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, बिना महिला पुलिस स्क्वाड के साथ रेड नहीं मारी जाती। आपको ये भी पता होना चाहिए हम फिर किस मुद्दे पर आ गए, क्या दिल्ली की चुनाव में जनता के मुद्दे नहीं होंगे? मैं फिर प्रदीप सिंह जी के पास चलता हूं। प्रदीप सिंह जी, क्या इन डिबेट में जनता के मुद्दे खो नहीं जाते हैं? हम फिर किन डिबेट्स पर घूम फिर के आ जाते हैं? हम धरने की बात करते हैं, बीजेपी धरने की बात कर रही है, बीजेपी अराजकतावाद की बात कर रही है, लेकिन बिजली, पानी, सड़क और महिलाओं की सुरक्षा, ये मुद्दे फिर से घूम फिर कर गुम जाते हैं ऐसी तमाम डिबेट्स के अंदर। क्या अगले 19 दिन इन मुद्दों पर बहस नहीं होगी और ये पूरे चुनाव पर्सनालिटी सेंट्रिक हो जाएंगे? बिल्कुल दीपक जी, हो ही गए, हो नहीं जाएंगे बल्कि हो गए हैं। सारा ध्यान सबका मीडिया से लेकर मतदाता तक का पर्सनालिटी सेंट्रिक हो गया है कि किसके खिलाफ कौन है, लड़ाई किसमें है। पार्टियों का भी नाम एक तरह से, मुद्दों को तो छोड़ दीजिए, पार्टियों का भी नाम पृष्ठभूमि में चला गया है, वो नेताओं का नाम प्रमुख हो गया है। अरविंद केजरीवाल किसके खिलाफ लड़ेंगे, किरण बेदी किसके खिलाफ लड़ेंगी, किरण बेदी की क्या खासियत है, क्या खामी है, अरविंद केजरीवाल के खिलाफ क्या अच्छा है, क्या बुरा है। चर्चा कुल मिलाकर केंद्रित हो गई है दो पर्सनैलिटीज के बीच में, ज्यादा वो भी नहीं। इन केजरीवाल बनाम किरण बेदी, ये सारा दिल्ली का चुनाव इस एक मुद्दे पर केंद्रित हो गया है। इनमें से जिसको जनता पसंद करेगी, जिसको लगेगा जनता को कि ये डिलीवर कर सकता है, हमारे मुद्दों को समझ सकता है, उसके अनुसार काम कर सकता है, उसकी जीत होने जा रही है। बाकी मुद्दे पीछे चले गए हैं, पार्टियों की विचारधारा पीछे चली गई है, व्यक्ति प्रमुख हो गया है। व्यक्ति के आधार पर ही इस चुनाव का फैसला होना है। हो सकता है कि इसको और इंटेंस बनाने के लिए अरविंद केजरीवाल कल कृष्णा नगर से नॉमिनेशन फाइल कर दे। देखिए वो उनका ये तीसरा चुनाव है। उनकी रणनीति ये है कि जो सबसे ताकतवर है उससे टकरा जाओ। पिछले चुनाव में विधानसभा के वो शीला दीक्षित के खिलाफ लड़े, लोकसभा चुनाव में वो नरेंद्र मोदी के खिलाफ लड़ने चले गए, तो एक में जीत हुई उनकी, एक में हार हुई है। अब ये तीसरा चुनाव है। अगर वो किरण बेदी के खिलाफ नॉमिनेशन फाइल करते हैं तो एक बात की स्वीकारोक्ति है कि वो मानते हैं कि इस चुनाव में सबसे ताकतवर उनके खिलाफ कोई है तो वो किरण बेदी है। लेकिन कल तक का हमको इंतजार करना चाहिए कि वो दरअसल करते क्या हैं। अभय जी को अगर मालूम हो, बता सके तो शायद वो बता सकते हैं। मैंने भी यही सुना है, लेकिन जहां तक बात आपने कहा, बिल्कुल मैं आपकी बातों से सहमत हूं। आपने बिल्कुल सही कहा कि आज के चुनाव के जो मुद्दे थे, पहले जनता के सवाल होते थे, जनता की बुनियादी मुद्दे होते थे, सड़क, पानी, स्वास्थ्य सुविधाएं, शिक्षा, ये सारे सवाल होते थे। आज सारे सवाल गौन हो गए हैं और ये मुद्दा उठ गया कि व्यक्ति केंद्रित हो गया, पार्टी केंद्रित हो गया, बल्कि पार्टी केंद्रित नहीं, व्यक्ति केंद्रित कहिए। मुझे तो आश्चर्य हो रहा है कि भारत की जनता, जो भारतीय लोकतंत्र और जो कहते हैं लोग उसको, वो कहाँ ठीक है। आशीष सूद साहब, इस दिलचस्प सवाल का जवाब आप देना चाहेंगे जो प्रदीप सिंह जी ने उठाया कि कल को अगर कृष्णा नगर से नॉमिनेशन फाइल कर देते हैं केजरीवाल, तब क्या स्थिति होगी आपकी? देखिए, केजरीवाल साहब कहीं से भी चुनाव लड़ने को तैयार है। भारतीय जनता पार्टी की तो घोषित जो उम्मीदवार है किरण बेदी जी, वो कृष्णा नगर से चुनाव लड़ेंगी और केजरीवाल साहब जहां से लड़ना चाहे उसके लिए फ्री है। भारतीय जनता पार्टी एक कैडर बेस्ड पार्टी है। मैं आपको बताऊं, जो केजरीवाल साहब बार बार हुंकार भरते हैं डिबेट की, उनको खबरों में रहने का शौक है। भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के आधार पर, अपने 280 वार्ड्स में जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, उनके आधार पर चुनाव लड़के जगह जगह पर चुनाव को खड़ी कर लेगी। केजरीवाल साहब के पास सेंटर ऑफ द स्टेज आने के लिए केवल यही हुंकार है। वो कौन होते हैं कि हम कब डिबेट करें, कहां डिबेट करें और किस चैनल पर डिबेट करें। पत्रकार भी किसी न किसी राजनीतिक दल के साथ जुड़े, इसलिए वो कंडीशन लगाते हैं कि एक न्यूट्रल पत्रकार होना चाहिए और न्यूट्रल कौन होगा वो भी ये तय करेंगे। अजीब किस्म का व्यवहार है ये। आज वो नई दिल्ली में चुनाव लड़ रहे हैं, बहस करें नुपुर से, वहां पे भारतीय जनता पार्टी की कैंडिडेट है। भारतीय जनता पार्टी की तो नुपुर जैसे कार्यकर्ता भी उनको दिल्ली के मुद्दों पर, क्योंकि दिल्ली में उन्होंने जो स्पेस हासिल किया है वो भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन में किया है
और भ्रष्टाचार का आंदोलन आम आदमी पार्टी का आंदोलन नहीं था, वो देश के मध्य वर्गीय लोगों का कांग्रेस के खिलाफ गुस्सा था, जिसमें हर दल का हर तरह का व्यक्ति शामिल हुआ था। उसके ज्वार पर वो सवार होकर बैठ गए हैं। इसलिए दिल्ली के संदर्भ में बड़ी बड़ी बातें करने के अलावा उनके पास दिल्ली के भूगोल की भी मैं दावा करता हूं पूरी जानकारी नहीं होगी। आशीष जी, मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं। अभी आपने कहा कि दिल्ली जब ऐसी बात थी तो फिर अभय सिन्हा जी, मेरा आपसे बड़ा सीधा सवाल है, क्या अरविंद केजरीवाल कल कृष्णा नगर से पर्चा भर सकते हैं? आपने कहा मैंने भी ऐसा सुना है। नहीं, ऐसा है, देखिए जहां तक पर्चा भरने की बात थी, पार्टी का है लेना देना। मेरा सवाल ये उठता है कि आप ये देखिए कितनी हिम्मत अरविंद केजरीवाल में, वो जब आप इतनी हिम्मत है कृष्णा नगर से पर्चा भर दे, इतनी हिम्मत है, इतनी हिम्मत क्या ये नादानी वो करना चाहेंगे? परंपरागत सीट है बीजेपी की अभय सिन्हा जी। जी हाँ, मैं भी हिम्मत की दाद देता हूँ, लेकिन वो हिम्मत अगर ऐसा करते हैं, आप देखिए अगर जैसा कि आप अगर ऐसा करते हैं तो अरविंद केजरीवाल एक कुशल राजनेता नहीं कहलाएंगे। फिर तो ये सीधे पर्सनैलिटी सेंट्रिक चुनाव हो जाएगा अरविंद केजरीवाल के नजरिए से भी। हिम्मत कर रहे हैं, ये कम बड़ी बात नहीं है। आप दिल्ली की जनता के लिए चुनाव लड़ रहे हैं या किरण बेदी को हराने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं? आपने कैसे कह दिया कि हाँ बोलने दीजिए उनको। सबसे बड़ी बात आपने कहा ना, अभी प्रदीप सिंह ने कहा बनारस में चुनाव लड़े, उनको बनारस में चुनाव ठीक है हारे, अलग बात है, तो इतनी हिम्मत उन्होंने दिखलाई कि उन्होंने चुनाव लड़ा वहां से। तो आप इस बात को क्यों नहीं आप समझ रहे? हिम्मत नहीं दिखाई, राजनीतिक पद लोलुपता दिखाई। नहीं, पद लोलुपता की कहीं से बात नहीं थी, पद लोलुपता की कहीं से बात। अरे वो 49 दिन की ऑलरेडी दिल्ली से खड़े होते, कहीं सीट से दिल्ली से जीतते, पता था दिल्ली सीट से कहीं से खड़े होते जीतते। जी आशीष, इनको स्वीकार करने दीजिए, आशीष इनको स्वीकार करने दीजिए कि हाँ अरविंद केजरीवाल कृष्णा नगर से चुनाव लड़ सकते हैं। अभय सिन्हा, आप इस बात को स्वीकारते हैं कि अरविंद केजरीवाल कृष्णा नगर से चुनाव लड़ सकते हैं? वो तो पार्टी की बात है, पार्टी देखेगी उसको। नहीं, अभी आपने कहा ना, आपने सुना है। नहीं, जैसा प्रदीप जी बता रहे हैं और भी लोग कह रहे हैं कि लड़ना चाहते हैं, हो सकता है लड़े, उनको, लेकिन ये तो पार्टी तय करेगी। कौन कौन लोग कह रहे हैं? पार्टी तय करेगी। अरविंद केजरीवाल सोचेंगे कि कहां से चुनाव में लड़ना है। नहीं, कौन कौन लोग कह रहे हैं? नहीं, जैसा कि आपने भी कहा और प्रदीप जी ने कहा, मुझे भी सुनने में कुछ आया है, लेकिन सवाल ये है कि ये बात दावे साथ कैसे कर सकते हैं? लेकिन फिर भी जैसा कि कह रहे हैं, इतनी हिम्मत तो केजरीवाल में है कि वो अगर जो सबसे मजबूत लोग जिसको भारतीय जनता पार्टी मानती किरण बेदी, उनके खिलाफ चुनाव लड़ने का साहस दिखा रहे हैं। फिर किरण बेदी क्यों नहीं चुनाव लड़ना चाहती थी दिल्ली से? वो कृष्णा नगर सीट आपने दिल्ली से नुपुर शर्मा का नाम घोषित कर दिया। नुपुर शर्मा, अरे तो बीजेपी को लगता है कि केजरीवाल के लिए नुपुर शर्मा ही काफी है, वो हरा देंगे उनको। तो इसमें आपके ये नाकामी क्यों समझ रहे हैं? किरण बेदी पर क्यों सवाल उठा रहे हैं इसको लेकर? किरण बेदी उनकी पार्टी ने जहां से तय किया उन्होंने वहां से उनको तय करना, पार्टी तय करना। बताइए कि आज नॉमिनेशन क्यों नहीं किया? नॉमिनेशन नहीं होने का कारण दूसरा था, चूंकि वो सभा में थे और वहां पर चले। नहीं, देखिए जो भूतपूर्व मुख्यमंत्री है, जो नेता है फिर मुख्यमंत्री बनना चाहता है, वो इतना समझता है कि कितना समय कहां देना है। अगर नॉमिनेशन उनको सचमुच करना था आज, तो उनके पास सब समय निकलता उसके लिए। जाहिर है कि वो आज नॉमिनेशन को टालना चाहते थे। पार्टी में ये फैसला या तो उन्होंने कर लिया है या करना चाहते थे राय मशवरा कि कृष्णा नगर से लड़े या नहीं लड़े। जनता में रोड शो कर रहे थे और रोड शो करने के दरमियान 4 घंटे का रोड शो था, उस वजह से उसमें नहीं जा पाया। भाई देर हो रही थी तो किसी समय बीच में निकलकर वो नॉमिनेशन करने जा सकते थे। वो तो उनके अंदर की बात है, मैं इसको बात क्यों क्या मानूं। नहीं, अभय सिन्हा जी, अभय सिन्हा जी, अभय सिन्हा जी, तो मैं ब्रेकिंग न्यूज चलवा दूं कि अभय सिन्हा जी आपके प्रवक्ता का इशारा है? नहीं, मैं प्रवक्ता नहीं, पहली बात मैं प्रवक्ता नहीं हूँ, मैं आम आदमी पार्टी की विचार कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी का विचार कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल। आम आदमी पार्टी के सदस्य हूं, मैं इस बात को क्यों दे सकता हूं? आप ये बात क्यों सवाल आप ही कह रहे हैं कि उन्होंने कृष्णा नगर से, आप कह रहे हैं चौरसिया साहब कृष्णा नगर से उन्होंने पर्चा भरने का, आम आदमी पार्टी आप ये प्रदीप जी कह रहे हैं, जैसा कि फिल्म मैंने तो उनकी हिम्मत की मैं कह रहा हूं, मैंने ये नहीं कहा कहां से चुनाव लड़ेंगे, ये तो पार्टी तय करना है चुनाव कहां से। नहीं, इशारा ये मैं नहीं कर सकता। सबसे बड़ी बात ये नहीं करता, मैं तो उनकी हिम्मत की बात कर रहा हूँ। ये इतनी हिम्मत उन्होंने दिखाई कि जब आप कहते हैं कि सबसे किरण जी बहुत मजबूत प्रत्याशी हैं, उनके खिलाफ लड़ने का साहस दिखा रहे हैं, ये कम बड़ी बात नहीं है। दिखा रहे हैं मतलब आप संकेत भी तो दे रहे हैं साथ में। ये बताइए कि अभी तक 2 चुनाव जो लड़े हैं अरविंद केजरीवाल, दोनों बार उनके खिलाफ लड़े हैं
जिनको उन्होंने सबसे मजबूत समझा। तो नुपुर शर्मा को सबसे मजबूत समझेंगे या किरण बेदी को? अपना भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार है, वो तो वहां नहीं, तो किसके खिलाफ लड़ेंगे वो? इनके खिलाफ नहीं, सवाल अरविंद के खिलाफ लड़े हैं जिनको उन्होंने सबसे मजबूत समझा। तो नुपुर शर्मा को सबसे मजबूत समझेंगे या किरण बेदी को? अपना भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार है, वो तो वहां नहीं, तो किसके खिलाफ लड़ेंगे वो? इनके खिलाफ नहीं, सवाल केजरीवाल। नहीं, प्रदीप सिंह जी का सीधा सीधा सवाल है कि 2 चुनाव उन्होंने लड़े, दिल्ली विधानसभा का चुनाव लड़ा, फिर लोकसभा का चुनाव लड़ा, और दोनों ही चुनाव सबसे मजबूत प्रतिद्वंदी के खिलाफ लड़े। एक शीला दीक्षित के खिलाफ लड़ा, दूसरा नरेंद्र मोदी के खिलाफ लड़ा। तो दिल्ली में किसको आप मजबूत कंटेंडर मानते हैं? आप नुपुर शर्मा को मानते हैं या किरण बेदी को मानते हैं? मैं इसमें कौन होता हूँ बोलने वाला? अरे आप आम आदमी पार्टी के नेता हैं भाई, पार्टी तय करेगी ना, उसको पार्टी मैं कौन होता हूँ? अरे आप आम आदमी पार्टी के नेता होने की हैसियत से किसे मजबूत मानते हैं? पता होगा जो चौरसिया साहब कह रहे हैं, आप पार्टी के सदस्य हैं तो आपकी भी राय होगी ना। नहीं, मेरी राय वहां पर, मेरी राय की कोई अर्थ नहीं है। अब उनको लड़ना है, अरविंद केजरीवाल जहां से चाहेंगे लड़ेंगे। और जहां तक बात, मैं सिर्फ हिम्मत की बात कर रहा हूं कि जनता पार्टी जो केजरीवाल, जैसे आप लोग कह रहे हैं कि किरण बेदी से भयभीत नहीं है। किरण बेदी का ठीक है, अच्छे प्रशासनिक पुलिस पदाधिकारी रही हैं, काफी वरिष्ठ रही हैं, अन्ना आंदोलन में भी थी। लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूं कि किरण बेदी जी कोई आंदोलनकारी शुरू से नहीं थी। जो जनता की समस्याओं को लेकर कभी, ठीक है, वो डिबेट में रही, टीवी पर रही और भी संस्थाएं चलाई, लेकिन कभी जनता की भागीदारी, कभी दलित बस्तियों में नहीं गई, कभी जनता के सवाल पर बहुत बड़ा आंदोलन नहीं छेड़ा। जवाब देना चाहूंगा। मैं बता रहा हूं, मैं लोकनायक जयप्रकाश, मैं लोकनायक जयप्रकाश आंदोलन में शामिल होने के नाते मैं उनसे कई बार केजरीवाल से पहले ये काम करती थी। नवज्योति नाम का एनजीओ चलाती थी, तिहाड़ में रिफॉर्म किया उन्होंने। वो बिल्कुल सही है, संस्था बनाकर काम करती थी। पब्लिक लाइफ में वो अरविंद केजरीवाल से पहले थी। जनता के बुनियादी सवाल पर आज जब पॉलिटिक्स करने की बात आई, उनकी जनता के बुनियादी सवालों को ही एड्रेस किया है उन्होंने। जनता के बुनियादी सवालों को ही एड्रेस किया है उन्होंने। 25 साल से एनजीओ चला रही है। 40 साल के करियर में महत्वाकांक्षा अरविंद केजरीवाल की नहीं थी। 25 साल से एनजीओ चला रही है, स्लम में काम करती रही है वो। लेकिन मेरा क्या बात करते हैं आप? कोई बड़ा सवाल, कोई बड़ा आंदोलन, अन्ना आंदोलन को छोड़कर उसके पहले कोई इतिहास नहीं है किरण बेदी जी का। कभी कोई आंदोलन, जयप्रकाश आंदोलन इतना बड़ा आंदोलन हुआ था, उस समय भी अरविंद केजरीवाल का क्या इतिहास है? अरविंद केजरीवाल का क्या इतिहास है? अन्ना आंदोलन से पहले केजरीवाल का क्या इतिहास है? नहीं, केजरीवाल जी तो पहले एक्टिविस्ट रहे, सूचना के अधिकार पर काम करते हैं। वो तो एक्टिविस्ट तो ये भी रही किरण बेदी, 25 साल से एनजीओ चला रही है, और क्या एक्टिविस्ट और किसे कहते हैं? ये भी मैग्सेसे पुरस्कार विजेता है। तो फिर आपने कैसे सवाल उठा दिया? नहीं, मैंने सवाल नहीं उठाया, मैं उन पर नहीं, आपने कहा अन्ना आंदोलन से पहले क्या? मैंने ये कहा कि मैंने ये मिल गया था श्रीमती किरण बेदी जी, मतलब कहने मतलब ये है कि सुनिए आंदोलन के पहले अभय सिन्हा जी सुनिए, अभी जनता की, सुन लीजिए दीपक की बात, सुन लीजिए दीपक। तो अरविंद केजरीवाल का क्या इतिहास था ये बताइए? अरविंद केजरीवाल का क्या इतिहास था? किस मतलब में अर्थ में पूछ रहे हैं? अरविंद केजरीवाल को मदर टेरेसा के आश्रम में जाकर काम करते थे, पहली शुरुआत वहीं से हुई उनकी। दूसरी, उन्होंने क्या नाम, अरुणा राय जी के साथ मिलकर सूचना के अधिकार पर काम किया, काफी काम किया। संदीप पांडे के साथ मिलकर काम किया, कई संस्थाओं के साथ मिलकर काम किया, परिवर्तन संस्था के माध्यम से काम किया। उसके बाद अन्ना आंदोलन से जुड़े, अन्ना आंदोलन के कारण उनकी जो व्यक्तित्व था बढ़कर आया। अभय सिन्हा साहब, फिर आपने सवाल सुना नहीं मुझे लगता है दीपक का। उन्होंने कहा 25 साल से एनजीओ चला रही हैं और समाज के लिए इतने काम उन्होंने किए हैं। आप उनके करियर पर सवाल उठा रहे? नहीं, आपने एक तुलना, आपने एक तुलना की, आपने एक बहुत बड़ा सवाल उठाया कि अन्ना आंदोलन से पहले किरण बेदी का क्या इतिहास है, उन्होंने क्या किया है? किरण बेदी के बारे में ये कोई व्यक्तिगत या कुछ नहीं। अरे आप हर कही हुई बात से तुरंत पलट जा रहे हैं। कहा सिर्फ इतने बार कहा कि किरण बेदी जी आंदोलन का जो इतिहास पहले रहा है, अन्ना आंदोलन में जरूर आई हैं, उसके पहले कोई किरण बेदी जी को जनता की मूलभूत समस्याओं को, कभी दलित बस्तियों में नहीं गई, कभी कोई इस तरह का काम नहीं हुआ जिससे आशीष सूद साहब और बरका सिंह जी, यही तो हम सवाल उठा रहे हैं कि पर्सनैलिटी सेंट्रिक चुनाव हो चुका है। किसी ने भी यहाँ बिजली पानी और जनता की बात नहीं की, इतनी देर से एक दूसरे के व्यक्तिगत अनुभवों पर सवाल उठा रहे हैं। ये कह रहे हैं कि किरण बेदी का राजनीतिक अनुभव क्या है, आप कह रहे हैं कि केजरीवाल का क्या है। मैं तो कह ही नहीं रहा साहब, ये अभय सिन्हा जी
इनको जानकारियां बहुत अधूरी हैं, मेरे से उम्र में बड़े हैं, मैं इस पर टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं। देखिए, सीधी सीधी बात यह है, इन लोगों के ये घबराए हुए हैं, किरण बेदी जी के व्यक्तित्व से ये घबराए हुए हैं। मैं इनसे एक सवाल पूछता हूं, ये बड़े क्लेम कर रहे हैं, मुद्दों पे आधारित राजनीति करते हैं, 8 महीने का हमसे इतिहास मांगते हैं, जवाब मांगते हैं। 8 महीने में दिल्ली के लोकायुक्त को मजबूत करने के लिए या जन लोकपाल के लिए इन्होंने क्या काम किया? ये केवल सेंसेशन फैलाना, हंगामा खड़ा करना इनका मकसद है कि जन लोकपाल बियॉन्ड कोई काम नहीं है। 18 मुद्दों पर जब सहमति बनी थी, कांग्रेस ने उनको समर्थन दिया था। अरे 8 महीने में क्या किया अभय सिन्हा जी? एक नासिर 8 महीने में क्या किया? आप मुझे 8 महीने में कौन सा जन आंदोलन चलाया? क्या 8 महीना आंदोलन तो शुरू से काम हो रहे हैं। 8 महीने में कौन से धरने किए? धरना के देने की बात, जो जनता की मूलभूत समस्या को बिजली के सवाल पर, पानी के सवाल पर, आम आदमी के मौजूदा लोकायुक्त को मजबूत करने का काम क्यों नहीं किया? यहाँ पर जब चुनाव आता है तब लोग जाते हैं, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ घर घर जाकर, दिल्ली के मौजूदा लोकायुक्त को मजबूत बिजली पानी के सवाल क्यों नहीं किया? बिजली के दाम घटाने के लिए रिफॉर्म्स क्यों नहीं लाए? बिजली की ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस का लॉसेस रोकने के लिए बिजली के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने का काम क्यों नहीं किया? आशीष सूद साहब, क्या ये सच नहीं है? आशीष सूद साहब, क्या ये सच नहीं है कि केजरीवाल को घेरने के लिए आपको उन पर जो मुद्दे, जो सवाल उठाने थे, जिन मुद्दों पर, वो आपको हल्के लग रहे थे और इसीलिए आपने किरण बेदी को मैदान में उतार दिया? क्या ये सही नहीं है कि इसे पर्सनैलिटी सेंट्रिक चुनाव आप ही ने बनाया, क्योंकि मुद्दे आपके पास भी नहीं थे, उनका जिक्र आप भी नहीं कर रहे थे? बनाया जी नहीं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी आज भी युवाओं के लेकर एजेंडे को लेकर, दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर के एजेंडे को लेकर, ट्रांसपोर्ट सिस्टम के एजेंडे को लेकर, हम ही ने अभी इस बजट में 2300 नई बसेस क्यों खरीद का प्रावधान किया, दिल्ली में नए कॉलेजेस, 2 नए मेडिकल कॉलेज खोलने की बात, हम ही ने ये सब बातें की है। देखिए, हम लोगों के पास सारा एजेंडा है, दिल्ली को स्मार्ट सिटी बनाने का एजेंडा है, यमुना के संदर्भ में एजेंडा है, केवल हमारे पास वो कैडर भी है जो इस एजेंडे को जनता तक ले जाएगा। घबराए हुए केवल ये लोग हैं, एजेंडा आम आदमी पार्टी के लोग जो इसको बार बार एजेंडा है, वादे ही वादे हैं। दीपक कुछ कह रहे हैं, दीपक कुछ। देखिए आशीष, मेरा सीधा सवाल है, कांग्रेस हमेशा ये टारगेट करती थी कि 49 दिन आम आदमी पार्टी के और 7 महीने बीजेपी के, दोनों पार्टी एक्सपोज हो गई हैं। आम आदमी पार्टी ये कहती थी कि 49 दिन हमारे और 7 महीने बीजेपी के कंपैरिजन कर लीजिए, तो कहीं 7 महीने का हिसाब न देना पड़े, इसीलिए एक नए चेहरे के साथ तो नहीं उतर गई बीजेपी? देखिए, आप 2 बातें जान लीजिए। इन 7 महीने में एलजी का राज था, भारतीय जनता पार्टी का राज नहीं था, दिल्ली की चुनी हुई सरकार नहीं थी, और भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय सरकार, ये तो हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं कि किसका राज था। डी फैक्टो नहीं दीपक जी, ये स्वीपिंग स्टेटमेंट है, मैं बहुत अदब से कहना चाहता हूं, दिस इज ए स्वीपिंग स्टेटमेंट कि भारतीय जनता पार्टी डी फैक्टो सरकार चला रही थी, अधिकारी सरकार चला रहे थे। कुछ अधिकारी संवेदनशील होते हैं, उन क्षेत्रों में काम हुआ, कुछ अधिकारी असंवेदनशील होते हैं, उन क्षेत्रों में काम कम हुआ। दिल्ली का चुना हुआ प्रतिनिधि दिल्ली की जनता के दर्द को समझता है, वक्त आने दीजिए। हम एक देश के सत्तारूढ़ दल हैं, हमने जो मैनिफेस्टो पहले पेश किया और जो अब पेश करेंगे, उसके एक एक मुद्दे पर जनता को जवाब देंगे, काम कर कर दिखाएंगे। अब करके दिखाएंगे। बरखा जी, क्या 7 महीने बीजेपी की केंद्र सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती? बिल्कुल बनती है, और ये तो कहने की बातें हैं। देखिए, एलजी रूल डायरेक्ट सीधे सीधे सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आता है, ये आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। ये 49 दिन की जो बातें कर रहे हैं, 7 दिन की ये जो बातें कर रहे हैं, 7 महीने की बातें कर रहे हैं, ये जो जमीनी मुद्दे हैं वो महंगाई वहीं के वहीं है, जो बिजली के दाम थे, जो पानी की परेशानी थी, जो जहां था वो वहीं का वहीं है। कोई भी समस्या का कोई निदान नहीं हुआ, जनता आज भी हाहाकार कर रही है। ये सब चीजों का जो एक भुगतान, जो एक पिछला चुनाव जो हुआ है, उसमें जो एक बर्बादी हुई है इस दिल्ली की, दिल्ली पूरी
इतने दिनों में इतनी पीछे चली गई है, जिसको कि शायद आगे लाने के लिए हमको बहुत प्रयास करना पड़ेगा। तो इसके लिए मैं समझती हूँ अब की बार जो दिल्ली की जनता है वो इन चीजों के बारे में सोच के, और वो हमारे 15 साल और ये इनके 7 महीने और इनके 49 दिन उनको जोड़ के तब फैसला करेगी और तब अपना चुनाव अपना वोट देगी। चलिए यहां पर दीपक एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा। हम इस चर्चा को यहीं से आगे बढ़ाएंगे। एक बहुत छोटा सा ब्रेक, फौरन वापस आते हैं। तो साख की लड़ाई में क्या जनता के सवाल कहीं पीछे छूट गए हैं? क्या दिल्ली का चुनाव किरण बेदी वर्सेस अरविंद केजरीवाल हो गया है? क्या ये चुनाव पर्सनालिटी सेंट्रिक हो गया है? इस पर हम बड़ी बहस कर रहे हैं। दीपक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे साथ तमाम मेहमान हैं। दीपक, सबसे बड़ा सवाल एक ये भी उठता है कि अब राजनीतिक अनुभव पर भी सवाल उठने लगे कि केजरीवाल जब विधानसभा चुनाव उन्होंने पहली बार लड़ा था तब वो राजनीतिक रूप से बिल्कुल अनुभवहीन थे, और अब बीजेपी ने जिस चेहरे को आगे किया है राजनीति का अनुभव उन्हें भी नहीं है। तो दिल्ली की जनता को क्या मिलने वाला है? बिल्कुल, दिल्ली की जनता को क्या मिलने वाला है, ये सबसे बड़ा सवाल है। इसी के लिए किरण बेदी बार बार आर्ग्यू कर रही हैं कि उनके पास 40 साल का प्रशासनिक अनुभव है। वो हर पद पर रह चुकी हैं, वो हर ओहदे पर रह चुकी हैं, वो डिलीवर करना जानती हैं, वो डिलीवर करवाना जानती है। यही उनका वादा है दिल्ली की जनता से। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है अनुराग कि क्या वो दिल्ली में बीजेपी के संगठन, सरकार और केंद्र सरकार के साथ तालमेल बनाकर चल पाएंगी? क्योंकि दिल्ली बीजेपी के नेता अभी से उनको पैराशूट उम्मीदवार बता रहे हैं। और यही सवाल मैं आशीष सूद से पूछना चाहूंगा। आशीष भाई, आज जिस तरह का नजारा हमको दिल्ली बीजेपी की पर देखने को मिला, मेहरौली से सतीश उपाध्याय के समर्थन में बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता आते हैं, सतीश उपाध्याय जिंदाबाद के नारे लगाते हैं, फिर वो नारे लगाते हैं कि पैराशूट उम्मीदवार नहीं चलेगा। तो ये तो आपके अध्यक्ष की तरफ से ही उकसाने वाली बात हो गई। आपके अध्यक्ष के घर में ही फूट पड़ गई, तो वो लोगों को चुनाव क्या लड़वाएंगे? नहीं दीपक जी, मैं आपको बहुत प्रामाणिकता से और बहुत दृढ़ता से ये कह रहा हूं, मैं उस समय कार्यालय में ही था। ऐसी कोई घटना हमारे कार्यालय में नहीं हुई। 70 टिकटें बटी हैं। कुछ सीटों से डाइसेंट थोड़ा बहुत कुछ सीटों से लोग आए थे। उसमें जो घटना रिपोर्ट की जा रही है ऐसी कोई घटना नहीं घटी। मैं उस समय कार्यालय में मौजूद था। आशीष जी, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ। नहीं, और उस कार्यालय के बाहर अगर आप चाहें दिखा रहे हैं, अगर आप चाहें तो मैं आपको एक फुटेज दिखा सकता हूँ। दिखा रहे हैं दीपक, हम बराबर विंडो में चल रही है। दीपक, बराबर विंडो में दिल्ली बीजेपी कार्यालय के बाहर क्या हुआ वो दिख रहा है। नहीं, मैं इस बात से कहां इनकार कर रहा हूं। तमाम चैनल्स ने फुटेज दिखाई है, तमाम चैनल्स ने वो इंटरव्यूज दिखाए हैं जो सतीश उपाध्याय के लोग आए, नारे लग रहे थे। पार्टी कार्यालय में आते हैं सर, पार्टी कार्यालय में आते हैं। हमारे कुछ डाइसेंट जहां नहीं, मैं सतीश उपाध्याय की बात कर रहा हूं। हम उसे संभालते हैं। नहीं साहब, मैं उस समय कार्यालय में था, मेरे सामने ऐसी कोई मानता हूं, मैं प्रामाणिकता से कह रहा हूं। एक चीज मैं पूछना, ठीक है ना सूद साहब, आप कार्यालय में थे, कार्यालय के बाहर होते तो आपको पता चलता क्या हो रहा है। क्या वो गलत है? नहीं, ये कार्यालय के आप जो भी चीज दिखा रहे हैं वो बकायदा सतीश उपाध्याय के कमरे में गए। अनुराग जी, मैं बता रहा हूं आपको। आशीष जी, एक मिनट, एक सवाल का जवाब दीजिए। आपने कहा कि मेरा ठीक है, किरण बेदी आज आ गई, उससे कोई हमें मतलब नहीं। सबसे बड़ी बात यह है, कल तक हर्षवर्धन जी चेहरा थे, कभी विजय गोयल थे। क्या भाजपा में पार्टी के नेताओं की कमी थी? आप इतने तपे तपाए नेता तो उसमें भी हैं आपके। अरे बहुत तपे तपाए नेता हैं। आपके तर्क को उनका भी बहुत त्याग है, काफी सोच। और आज आप तो खुशी मनाइए। नहीं, आप तो खुशी मनाइए ना। आप ये कह रहा हूं, थोड़ा सा आप बताइए क्या आपके तो चेहरे से कमी है कि इतने आपके चेहरे से और आपके वक्तव्य से ही वैसे पार्टी की हार की और वैसे आशीष सूद साहब, ये एक बड़ा अच्छा सवाल अभय सिन्हा साहब ने इस पूरी डिबेट में पूछा है। हम सब चाहते हैं कि इसका सवाल का जवाब आप जरूर दें, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये कहा जाता था कि हमारे यहाँ तो सक्षम नेताओं की एक लंबी फहरिस्त है जो मुख्यमंत्री बन सकते हैं दिल्ली के। कहाँ गए वो? आज भी है ना। इसमें क्या है, हमारी रणनीति है। हम अपनी रणनीति किस कारण से केंद्रीय नेतृत्व जिस तरह से सोचेगा
उस तरह से वर्षों तक पार्टी में जो सेवा किए हैं उनका मूल्य, उनका त्याग समिति सोचेगी। वर्षों तक जो पार्टी में सेवा थोड़ी ना मेरी पार्टी की रणनीति तय करेंगे। आपने अलग सुधार दिया, भी नहीं अपनी पार्टी का, मेरी पार्टी भाई अरविंद केजरीवाल आ गए, उनके सामने नया उम्मीदवार खड़ा कर दूं। मैं ये बात नहीं कहा अरविंद केजरीवाल, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, बहुत प्रशासनिक को दिल्ली के भूगोल की पूरी, लेकिन उनकी योग्यता पर मुझे संदेह नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूँ, मेरा सवाल सीधा ये है कि भारतीय जनता पार्टी में इतने नेता हैं जिनका काफी त्याग रहा है, फिर आप कहते हैं जगदीश मुखी नेता है, आपके विजय गोयल सीधा सवाल मेरा आपसे है। ठीक है, वो शायद जवाब नहीं देना चाह रहे। दीपक कुछ पूछ रहे हैं। आशीष, किरण बेदी जी को आखिरी मोमेंट पर लाना, क्या बीजेपी के मन में ये डर था कि कहीं हम दिल्ली में कमजोर पड़ रहे हैं, और चूंकि नरेंद्र मोदी का नाम, उनका चेहरा, उनकी ख्याति, उनका विजन ये ना बिगड़े, हार का ठीकरा किसी दूसरे के सर फूटे, इसी के लिए एक नए उम्मीदवार को, एक नए चेहरे को सामने लाया गया है? भारतीय जनता पार्टी में हार का कोई डर ही नहीं है साहब। भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से दिल्ली में सरकार बनाने जा रही है, और आखिरी मोमेंट, दीपक जी आप जिसे कह रहे हैं, मैं समझ नहीं पा रहा हूं आखिरी मोमेंट क्या है। अभी तो चुनाव शुरू हुआ है, हमने उनका कैंडिडेचर नॉमिनेशन भरने से पहले डिक्लेयर किए हैं। बिल्कुल चुनाव के क्रम में सब चीजें चल रही है, कुछ चीजें होते होती हैं, और जब अब आप ये कह दे कृष्णा तीरथ को आखिरी मोमेंट पे लाए, भाई जिसको जब हमारा विचार स्वीकार हुआ वो आया, और हमारी रणनीति के हिस्से में जो चीज स्वीकार की हमने वो की। इतिहास में इसमें कुछ आखिरी मोमेंट और कुछ भी नहीं है जी। देश के इतिहास में आशीष भाई शायद ऐसा पहली बार हुआ है, आप इंटरनेट पे सर्च करके देख लीजिएगा, कि 3 दिन पहले आए व्यक्ति को किसी पार्टी ने सीएम का उम्मीदवार घोषित कर दिया हो, जो पॉलिटिक्स के अंदर बिल्कुल 3 दिन पहले आया हो। ये शायद देश के इतिहास में पहली बार हुआ हो, इसीलिए मैंने कहा क्या आप इस बात से क्या गूगल पे आप इस बात को देखेंगे नहीं? पिछले 1.5 वर्ष से किरण बेदी जी भारत सरकार के प्रधानमंत्री के जो भी हमारे उम्मीदवार थे उनके संदर्भ में, और भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के संदर्भ में, और उसके बाद प्रधानमंत्री बनने के बाद श्री नरेंद्र मोदी के संदर्भ में समय समय पर अनुकूल टिप्पणियां उसकी तारीफ करती रही है। प्रतिकूल भी है, प्रतिकूल टिप्पणियां भी हैं, प्रतिकूल टिप्पणियां भी हैं। पहले तो उन्होंने ये भी लिखा था आशीष सूद जी, उससे पहले उन्होंने ये भी लिखा था, उससे पहले उन्होंने क्या लिखा था आपको ये भी याद होगा? आप क्या कहेंगे? मालूम है पहले उन्होंने क्या लिखा था ये भी याद होगा। मुझे याद है दीपक जी, उसका जवाब दे रहा हूं आपको। उससे वो इसलिए उस समय कांग्रेस का भ्रष्ट राज चल रहा था देश में, लोगों का राजनीतिक व्यवस्था से अब विश्वास उठ चुका था। अब मोदी के राज में लोगों का राजनीतिक व्यवस्था पर पूरा विश्वास जम रहा है, इसलिए गोल गोल घुमा दिया, तो इसलिए लोग हमारे साथ आ रहे हैं। हाँ ठीक है, चलिए दीपक, समय खत्म हो चुका है। हाँ, इसको कहते हैं यू टर्न। इसी पर किताब माखन साहब ने निकाली थी, इसी यू टर्न पर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे दीपक आपका भी, प्रदीप सिंह जी आपका भी, अभय सिन्हा जी आपका भी, आशीष सूद और बरखा सिंह जी का भी। आज बड़ी बहस में इतना ही, लेकिन सवाल अब भी सवाल है कि क्या दिल्ली विधानसभा का चुनाव पर्सनैलिटी सेंट्रिक होता जा रहा है और जनता से जुड़े हित के मुद्दे कहीं न कहीं पीछे छूटते जा रहे हैं? क्या ये दिल्ली विधानसभा का चुनाव अरविंद केजरीवाल वर्सेस किरण बेदी हो गया है? हम यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद लौटते हैं।